पिछले 15 साल से वो मुद्दा चल रहा है। तो क्या हो रहा है, तुम एक खासदार एमपी तुमको बनाया हमने, तुम कॉरपोरेटर नहीं हो, तुमको पुलिस वाटिका के अंदर परमिशन करने नहीं दे रही। आज बीजेपी का तो वो विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का तो बड़ा मोर्चा हुआ, वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन है। एमआईएम जो है जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत रहती है वहीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यहाँ पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और शायद अगर मुस्लिम एकजुट होकर जो हमें वोट देंगे तो हमारी सीट आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये देखा गया कि कहीं ना कहीं वो वोट कटवा पार्टी साबित होती है। ये आरोप कांग्रेस और राष्ट्रवादी की तरफ से खास तौर पर चलाया जाता है। मैं ये कहता हूँ हम वोट कटवाए हैं, ठीक है, आपने शहर के विकास के लिए क्या किया? ने जैसे बोला कि एमआईएम की निश्चित तौर पर ताकत है और इसके पहले भी कि जीतेगी वेस्ट के अंदर, तो फिर जब इतनी स्ट्रांग आपकी ये है, क्या बोलते हैं, यहाँ के अंदर वोट बैंक है, अगर आपकी इतनी पोजीशन अच्छी है तो फिर लोकसभा में आपने बैकआउट नहीं किया। और 6 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही विधानसभाओं को लेकर लोकसभा नहीं जीती जा सकती। क्या लोकसभा में एक अलग ही खेल दिखा था पार्टी का, मतलब बहुत सारे ग्रुप दिखे थे, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कि लोकसभा में एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर नीलेश सामरे साहब को देखा गया, जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली 2,34,000 वोट पा सकता है। अगर उसको एमआईएम का बूस्टर मिलता तो निश्चित तौर पर वो रेस में रहता। कमिश्नर साहब क्या कह रहे, पहले टैक्स भरो तो कचरा उठेगा, पहले टैक्स भरो तो रोड बनेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, आप मानसरोवर के बंगले में रहते, सरकारी बंगले में, वहाँ पर की सड़क की हालत क्या है साहब? वहाँ तो मानसरोवर में मैं खुद भी रहता हूँ, वहाँ 100% लोग टैक्स भरते। तो वहाँ क्या तुमने एक्सप्रेस हाईवे बनाया है कि वो वहाँ पर जो अभी माड़ा के रोड पे जो मेट्रो होटल के पास जो रोड का झगड़ा हुआ, महेश चौगले साहब बोले कि मैंने निधि लाया, वो क्या करेगा, विलास पाटिल साहब बोले कि मैंने सड़क किया। इलेक्शन के टाइम पे तुमको याद आता है? मेरा सवाल है कि इस तरह की जो बात है वो आयुक्त साहब कर ही नहीं सकते। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में पिछले 3 सालों से नीट का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। इस साल 2024 में जीएसटी क्लासेस से 19 स्टूडेंट ने नीट में 600 से ज्यादा स्कोर किया है, जिसमें 2 फ्रेशर स्टूडेंट्स ने 12th के साथ साथ 692 और 671 स्कोर किया है। जीएसटी क्लासेस जाने जाते हैं अपने बेस्ट फैकल्टी के लिए, जो कि हर रोज मुलुंड से भिवंडी आते हैं। वहीं जीएसटी क्लासेस में अब नीट के साथ साथ जेईई और सीईटी की तैयारी भी कराई जाती है। 10th और 12th के बोर्ड के साथ साथ 8, 9, 10 क्लासेस के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए जीएसटी क्लासेस एट अबूजी आर्केड, अबौ सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा का चुनाव अभी खत्म हुआ और विधानसभा का चुनाव सर पर है, और जिसे देखते हुए भिवंडी शहर के अंदर राजनीति जो है वो एक अलग लेवल पे चल रही है, एक अपनी अलग चरम सीमा पर है। और इसी राजनीति मामले में, इसी विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए जो है हमारे स्टूडियो में आज एक खास मेहमान आए हैं और वो बात करेंगे, क्योंकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी हमेशा चर्चे में रहती है और क्या बोलते हैं, कभी अच्छे चर्चे में रहती है, कभी बुरे चर्चे में रहती है। तो इन्हीं सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमने बुलाया है AIMIM के भिवंडी के जनरल सेक्रेटरी अमोल कामले साहब को। अमोल कामले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे कि AIMIM की क्या मंशा है इस चुनाव को लेकर, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या मंशा है, किस तरह से वो लोग काम करेंगे। तो अमोल साहब, थोड़ा सा हम यहाँ से शुरू करेंगे कि AIMIM क्या महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। देखिए, जो आपने पहला सवाल पूछा है वो काफ़ी अहम है, और महाराष्ट्र में ये चर्चे का विषय लोकसभा चुनाव से पहले से शुरू है जी। मगर इंडिया अलायंस जो है वो MIM पार्टी को हो या हमारे सब मुस्लिम जो लोग हैं उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह दिखता है, ना कि उनके साथ कोई सीट शेयरिंग करना चाहता है। अच्छा। और इसलिए हम इंडिया अलायंस का घटक नहीं बन पाए। हमने पूरी कोशिश की थी, हमारे बैरिस्टर साहब ने कोशिश की थी, ओवैसी साहब ने कोशिश की, इम्तियाज़ जलील साहब ने भी 3 बार प्रस्ताव दिया, मगर बावजूद इसके उन्होंने हमारे प्रस्ताव को नकारा और हमको इंडिया अलायंस का घटक नहीं बनाया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सीट हुए, जो भी लोकसभा चुनाव हुए, किसी भी पार्टी ने किसी भी एक भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। इतनी ज़्यादा अक्सरियत के ताल्लुक से भिवंडी में भी लोग हैं, बहुत सारे, जैसे औरंगाबाद है, वो औरंगाबाद में हमारा एक ही वाहिद शख्स खड़ा था, उसको भी हराने के लिए इंडिया अलायंस ने पूरी तरह से ताकत लगाई और वहाँ पर उन्होंने हमको हराया। तो हम इंडिया अलायंस का गठबंधन का हिस्सा
आने वाली विधानसभा में भी नहीं रहेंगे, ऐसे ही आसार है। महाराष्ट्र में जैसे आप बोल रहे हो कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, तो किसी और ने तो नाराज़गी भी नहीं जताई, किसी और ने तो आपत्ति भी नहीं जताई, क्योंकि जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट डिजर्विंग नहीं थे तो वहाँ पे नहीं दिया गया टिकट ना। नहीं, देखिए मेरा ये सवाल है कि मुसलमानों की अक्सरियत है, वोटिंग है, किसने वोट दिला? हम भिवंडी की बात करें तो लोकसभा में किसने बालिया मामा को जिताया? लेकिन भिवंडी के अंदर कोई ऐसा सक्षम भी तो नहीं है ना जो कि एक बीजेपी के सामने जो खड़ा हो सके। कोई ऐसा एक मुस्लिम कैंडिडेट आप बता दीजिए मुझे कि भिवंडी के अंदर नहीं, अगर आप इसको टिकट देते तो शायद ही टिकट निकाल नहीं, सीट निकाल देता। ऐसा कैंडिडेट अगर आप उस वक्त अगर इस बात को चर्चा करते तो उसमें कोई महत्व होता, मगर आज के तारीख अब तो उसमें कोई महत्व नहीं। लेकिन आने वाले विधानसभा के ताल्लुक से क्या हमको टिकट दिया जाएगा, क्या हमको इंडिया अलायंस का गठबंधन का हिस्सा किया जाएगा? तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई बातचीत करने तैयार नहीं। मगर बावजूद इसके हमारे साथ स्वाभिमान संगठन राजू शेट्टी की जो पार्टी है वो हमारे साथ गठबंधन करने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। प्रहार पार्टी जिसके आमदार बच्चू कडू है वो हमारे साथ अलायंस करने के लिए तैयार है। तो ये सारी जो छोटी छोटी पार्टियाँ वो मिलकर हम एक तीसरा मोर्चा, जैसे कल इम्तियाज़ जलील साहब ने बताया महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष, कि तीसरा मोर्चा भी खुल सकता है। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा कि भिवंडी के अंदर AIMIM कहाँ से विधानसभा की तैयारी करेगी? मतलब भिवंडी ईस्ट से करेगी, भिवंडी वेस्ट से करेगी, या ग्रामीण से करेगी, कहाँ से करेगी? देखिए भिवंडी जो है ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम दोनों जगह पर महाराष्ट्र में दोनों भिवंडी की जो भी विधानसभा की दोनों क्षेत्र में MIM पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हम ये चुनाव ना कि सिर्फ लड़ने के लिए बल्कि जीतने के लिए लड़ेंगे। और हमारे हौसले बुलंद है और हम निश्चित तौर पर ये दोनों जगह जीत सकते हैं। हौसले तो आपके बुलंद है, लेकिन कैंडिडेट कहाँ है? कैंडिडेट भी हमारे पास है। देखिए आप अगर 2019 का लोकसभा विधानसभा का चुनाव अगर देखेंगे, जिसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद गुड्डू साहब ने चुनाव लड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी से कुछ महज वोटों से हारे, और तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिला? तो महज 28,000। तो 44,000 वोट, 45,000 वोट हमको मिला। तो हमारा जो कैंडिडेट है उस वक्त खालिद गुड्डू साहब थे। अभी उनका मैटर जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और आने वाले तारीख में उनका मामला अगर हो गया तो पश्चिम विधानसभा में खालिद गुड्डू साहब की जीत दायर होगी, ये मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ। अगर एक छोटा सा आपको यहाँ पे टोकता हूँ कि अगर खालिद गुड्डू साहब समझो उनको बेल नहीं मिलती है तो क्या वो मतलब अंदर से भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि आप एक एडवोकेट है तो आप ज़्यादा बता सकते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है, मगर जेल से चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये उनका ज़ाती फैसला है। नहीं, लड़ने के चांसेस मतलब ऐसे लड़ सकते हैं कि संविधान बिल्कुल लड़ सकता है, संविधान में इसका प्रावधान है। अभी आप देखेंगे अमृतसर के अंदर लोकसभा चुनाव किसी ने लड़ा जेल से, इसके पहले मुख्तार अंसारी साहब लड़े, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा। झारखंड के अंदर शिबू सोरेन साहब लड़े, उनके बेटे लड़े, तो बहुत सारी जगहों पर ये मामला हुए। मगर भिवंडी में महाराष्ट्र में ऐसा होगा, खालिद गुड्डू साहब का वो निजी जाती फैसला रहेगा कि वो लड़ना चाहे तो वेलकम रहेगा और उनसे अच्छा बेहतर कैंडिडेट नहीं। मगर उसके अलावा भी हमको ऑप्शनल अगर देखा जाए तो हमारे पास, मैं आपको बता दूं फिरोज भाई आपके चैनल पर बताते हुए, कि कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो हमारे पीछे लगे कि हमको टिकट दो। समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल छोड़कर हमारा पतंग लेने के लिए तैयार बैठे। जिनको ऐसे लगता है कि मेरी कहीं दाल नहीं गलने वाली, तो वो MIM की तरफ जो है अपना झोला फैला मतलब एक ऑप्शन MIM को देख रहे हैं कि अगर हमको महाविकास आघाड़ी का टिकट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं MIM हमारे लिए खुली है। निश्चित तौर पर खुली है, मगर हम ये चाहते हैं कि अगर जिनको हमसे चुनाव लड़ना है तो हम ये कह रहे हैं कि तुम पहले पार्टी में शामिल हो जाओ, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। आप अगर ये सोचेंगे सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हम इस वक्त भिवंडी पश्चिम के अगर देखेंगे चुनाव का, तो भिवंडी पश्चिम में आज के टाइम में जीतने वाली अगर कोई पार्टी है तो MIM पार्टी है। ये निश्चित तौर पर मैं आपको आज बता सकता हूँ। और रहा पूरब का सवाल, तो पूरब में भी लास्ट टाइम 2019 में रईस शेख साहब जो आमदार है अभी फ़िलहाल, उनको असद साहब ने जब बोला कि रईस को रईस बना दो, तो वो वहाँ पर जीत गए। तो MIM की निश्चित तौर पर ताकत है, इसलिए रईस शेख साहब जीते, और ये बात उन्होंने खुद कबूल भी की कि मैं MIM की वजह से आमदार बना। आपने जैसे बोला कि MIM की निश्चित तौर पर ताकत है और इसके पहले भी कि जीतेगी वेस्ट के अंदर, तो फिर जब इतनी स्ट्रांग आपकी ये है, क्या बोलते हैं, यहाँ के अंदर वोट बैंक है, अगर आपकी इतनी पोजीशन अच्छी है, तो फिर लोकसभा में आपने बैकआउट क्यों किया? देखिए लोकसभा का मामला अलग था। लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और 6 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही विधानसभाओं को लेकर लोकसभा नहीं जीती जा सकती।
और बाकी 4 विधानसभा जहाँ पर हिंदू डोमिनेटेड एरिया ज़्यादा है, जैसे कल्याण है, मुरबाड है, शाहपुर है, ये सारी क्षेत्रों के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। तो ये सब सोचते हुए हम उसमें से पार्टी ने बैकआउट किया। लोकसभा में एक अलग ही खेल दिखा था पार्टी का, मतलब बहुत सारे ग्रुप दिखे थे, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ा सा उस वक्त ये मामला हुआ कि हम लोगों ने जो है नीलेश सांबरे साहब का समर्थन किया। उसकी एक वजह ये थी कि हमको ऐसे समझ में आया था और ये हमारा फैसला था कि लोकसभा में एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर नीलेश सांबरे साहब को देखा गया, जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली 2,34,000 वोट पा सकता है। अगर उसको एमआईएम का बूस्टर मिलता तो निश्चित तौर पर वो रेस में रहता, मगर एमआईएम का कैंडिडेट आखिरी दिन में पेश किया गया, जबकि वो कैपेबल नहीं था। ये मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ, तो उसी मुद्दे को दोहराना सही बात नहीं। अभी हमारा पूरा स्ट्रेटजी जो है जो विधानसभा पे हमने लगाया है। जी। नहीं, लेकिन पब्लिक तो उसी को देख के ही आगे डिसाइड करेगी ना कि अगर एमआईएम के आपसी झगड़े इतने हैं तो अब उनको विधानसभा में आके उनको मतलब वोट दे के क्या फ़ायदा। नहीं, देखिए, आपसी झगड़ा हर पार्टी के अंदर कहीं है। ना कहीं संगठन मजबूत दिखना चाहिए। विधानसभा के अंदर मामला अलग है, लोकसभा के मामला अलग है। अभी देखिए, पार्टियों का झगड़ा जो है हर पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत गुटबाजी रहती है। ये तो घर का मामला है, वो कल सॉल्ट आउट हो जाएगा। अभी कल ही मैं मुंबई में इम्तियाज़ जलील साहब के साथ मेरी 1 घंटा तकरीबन मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर ये सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ। पार्टी के अंदर फेरबदल की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर जो पोस्ट होल्डर है उनको कम ज़्यादा करके किसी को कम किया जाएगा या किसी नए चेहरे को लाया जाएगा, इस पर भी बात हुई है। और कौन कौन कैंडिडेट रहेगा इसकी लिस्ट भी मैंने उनको कल सौंपी है और तकरीबन उन्होंने उसके ऊपर यस कहा है कि हम इसके बारे में सोचेंगे। और हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, नेशनल लीडर, उनसे डिस्कशन कर ये सारे मुद्दों को सॉल्ट आउट करेंगे। और भिवंडी की दोनों सीट की दावेदारी इस बार हम लोग करने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये दोनों जगह हम जीतने की तैयारी हैं। एमआईएम महाराष्ट्र में कितने सीट से तैयारी कर रही है? देखिए, भिवंडी के 2 सीट है और पूरे महाराष्ट्र से अगर देखा जाए तो 22 से 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारा मंशा है। और उसके लिए इम्तियाज़ जलील साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कल वो परसों नासिक में थे, फिर पूना में थे, फिर उसके बाद कल और आज का दिन पूरा दिन उन्होंने मुंबई में दिया। उसके बाद वो औरंगाबाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी देखने वाले। उसके बाद नांदेड़ में हमारे 2 सीट पे काम चालू है, धुलिया, मालेगांव, ये सारी चीज़। मुंबई में वारिस पठान साहब है। ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और 22 से 26 सीट हम लोग लड़ने की तैयारी में हैं। अमोल कामले साहब, ये थोड़ा तीखा सवाल है कि एमआईएम जो है जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत रहती है वहीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यहाँ पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और शायद अगर मुस्लिम एकजुट होकर जो हमें वोट देंगे तो हमारी सीट आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये देखा गया कि कहीं ना कहीं वो वोट कटवा पार्टी साबित होती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं फिर ये होता है कि जो एक कैंडिडेट जिसको मेजोरिटी चुनना चाहती है लेकिन कुछ एक मार्जिन के वोट से जो है वो भी नहीं आता और ये भी नहीं आता। और उसका एक एग्जाम्पल मैं ये बताऊँगा कि हमने जो है अपने औरंगाबाद में भी देखा कि इम्तियाज़ जलील साहब जो है जीतने के करीब थे, लेकिन जो है इसी वजह से जो है वो कोई तीसरा आ गया। देखिए, अभी 2 बातें आपने इसमें पूछी कि वोट कटवा कहलाते हैं। आपने औरंगाबाद का शहर जिक्र किया, भिवंडी का जिक्र किया। अब मैं भिवंडी के बारे में आपको बताता हूँ। भिवंडी में 2019 में हमने चुनाव लड़ा पश्चिम विधानसभा से। तो पश्चिम विधानसभा से जब हमने चुनाव लड़ा तो हमको मिले 44,000 वोट। शोएब गुड्डू जो कांग्रेस से लड़ रहे थे उनको मिला 28,000 वोट। अब इसमें आप मुझे बताइए कि किसने किसके वोट काटे। अगर 28,000 में से 8,000 अगर इधर मिल जाते तो जीतता कौन। औरंगाबाद में आप देखेंगे, औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब पिछली बार जीते। इस बार हिंदुओं ने, मराठा लॉबी ने एक तरफा मराठा लोगों को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये भारत का एक बहुत ही बुरी बात यह है कि जात धर्म ये सब चीज़ें पॉलिटिकली ना चाहते हुए आती है, बीच में आ ही जाती है। इसमें कोई अगर कैंपेन में नहीं आए तो कम से कम पोलिंग के दिन तो आ ही जाती है। तो 100% आती है फिरोज भाई। तो हमने भी ये देखा कि मुस्लिम अक्सरियत ने पूरा का पूरा बाला मामा को चला है ना। तो इसका मतलब क्या है, मुस्लिम जो है किसी को भी वोट दे रहा है, वो नहीं देख रहा है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। कपिल पाटिल साहब हिंदू है, बाला मामा साहब भी हिंदू है, तो नीलेश सांबरे साहब भी हिंदू, उनको भी मुसलमानों ने वोट दिया ना। मगर जो लोग नॉन मुस्लिम है उन्होंने कितना वोट हमको दिया, ये सोचने वाली बात है। हम वोट कटवाने, हम तो सेक्युलर माइंड के लोग हैं ना, तभी तो हम यहाँ पर परशुराम टावरे को जिताते आए, महेश चौगले को जिताते आए, रशीद ताहिर को भी जिता दिए, रईस शेख को भी जिताए, कितने लोग को हम करेंगे। मगर मैं ये सवाल पूछता हूँ
कि हम अगर लोकसभा की एक सीट औरंगाबाद की जीत रहे थे तो उसमें भी लोगों ने वोट काटे और खैरे साहब तीसरे नंबर पर गए। क्यों गए? उन्होंने किसके वोट काटे? मुसलमानों के भी वोट उनको गए, शिवसेना को। तो यहाँ पर वोट कटवा कौन है? ये आरोप कांग्रेस और राष्ट्रवादी की तरफ से खास तौर पर चलाया जाता है। मैं ये कहता हूँ हम वोट कटवाए हैं, ठीक है, आपने शहर के विकास के लिए क्या किया? आज भिवंडी पश्चिम में, पूरब में देखिए परिस्थिति सड़कों की क्या है। सड़कों पे इतने भयानक खड्डे हैं कि कितने सारे एक्सीडेंट, बेजुबान लोग बेवजह मारे जा रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। उनकी यही गलती है कि नालायक लोगों को उन्होंने वोट दिया, वो मर रहे हैं, उसका किसी को लेना देना नहीं है। 10 बाय 10 का किसी ने फेवर ब्लॉक लगा दिया तो उसका कार्य सम्राट मैं, मेरी निधि से हुआ। मगर जो 100 लोग मर गए उनका कार्य सम्राट कौन? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल पूछना पड़ेगा कि वो वहाँ पर जो अभी माड़ा के रोड पे जो मेट्रो होटल के पास जो रोड का झगड़ा हुआ, महेश चोगले साहब बोले कि मैंने निधि लाया, वो क्या करेगा? विलास पाटिल साहब बोल रहे कि मैंने सड़क किया। इलेक्शन के टाइम पे तुमको याद आता है, महापौर रहे 3 बार, विलास पाटिल साहब 1 बार, उनकी बीवी 2 बार, यशस्वी कड़ू जो उन्हीं के पार्टी से थे वो 1 बार, 4 बार महापौर आप थे। क्या है शहर की हालत? 2 बार एमएलए महेश चोगले साहब थे। क्या है गौरीपाड़ा से रईस शेख? लेकिन अगर आप विलास पाटिल साहब का एरिया जाके देखोगे, जो उनका वार्ड है, तो उसको तो उन्होंने काफ़ी सुंदर बनाया। मतलब भिवंडी के अंदर शायद मेरे ख्याल से कि सबसे खूबसूरत एरिया वही है। तो ये नाइंसाफ़ी है ना, बाकी शहर से नाइंसाफ़ी है। आप महापौर अजय नगर गोकुल नगर के नहीं थे, भिवंडी शहर के महापौर थे, वो भी 4 बार। तो बाकी शहर ऐसा अछूत क्यों है? ये सवाल है। सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों है? 4 बार महापौर होने के बाद आपने कितने मेडिकल हॉस्पिटल खोले यहाँ पर? कुछ नहीं। आपने क्या किया इस शहर का? ये जो फ्लाईओवर पे ऊपर 8 करोड़ रुपया खर्चा किया आपने राजीव गांधी फ्लाईओवर पर। हैवी व्हीकल जा नहीं सकती, नीचे दुनिया भर के खड्डे हैं, ट्रैफिक जाम होता है, रोज़ लोग मर रहे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की परिस्थिति क्या है? आमदार थे, आमदारों ने तो झगड़े कर दिया, हमने निधि लाया। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की जैसी की तैसी परिस्थिति है। बाईपास में जाओ तो रोड की हालत वैसी की वैसी है। टोरेंट पावर की दादागिरी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो कौन बोल रहा है इसके खिलाफ में? बोलने वाले शख्स को तो आपने जेल में डाल दिया और नहीं बोलने वाले लोग खाली एक्टिंग कर रहे हैं। बालिया मामा ने 2 बार मीटिंग लगाई वाटिका होटल में, क्यों कैंसिल हुई भाई मीटिंग वो टोरेंट के खिलाफ में? पुलिस से परमिशन नहीं दी थी बालिया मामा ने। मतलब फिर वो जो ये जो आया है सामने। हाँ, तो ये आपकी मालूमात से मुझे मालूम पड़ रहा है कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी। मेरा ये सवाल है, जो जितेंद्र आवाड़ साहब मुमरा से आकर यहाँ विकास के दावे करते कि बालिया मामा टोरेंट पावर को चुटकी में सीधा कर देगा, क्या वो चुटकी नहीं बज रही है? तुमको जब पुलिस ही परमिशन नहीं देती तो हमने जो लाखों 2,10,000 वोट भिवंडी से सिर्फ गया, तो उसको तुम कैसे इंसाफ दे रहे हो? टोरेंट के मुद्दा भिवंडी में आज से नहीं है, पिछले 15 साल से वो मुद्दा चल रहा है। तो क्या हो रहा है? तुम एक खासदार एमपी तुमको बनाया हमने, तुम कॉरपोरेटर नहीं हो, तुमको पुलिस वाटिका के अंदर परमिशन करने नहीं दे रही। आज बीजेपी का तो वो विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का तो बड़ा मोर्चा हुआ, वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन है। तो ये क्या है? सही बात है, सही बात है। तो अमल साहब, ये आपका कहना है कि शहर के अंदर जो पिछले कुछ लीडर्स गुजरे हैं तो उन्होंने शहर को नहीं संभाला, इसकी वजह से आज शहर की ये हालत है। तो MIM ऐसा क्या कर देगी? क्योंकि MIM के तो आपसी झगड़े खत्म नहीं हो रहे। देखिए, झगड़ा तो है हम कार्यकर्ताओं के बीच, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, मगर जब इलेक्शन हो गया, आप जाएंगे हैदराबाद में मेडिकल कॉलेजेस देखिए हमारे आसद साहब ने जो बनाए हैं, जो स्कूल है जहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोग मुफ्त में तालीम पाते हैं। सड़कें देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम इतना अच्छा करेंगे, मगर हम ये कह सकते हैं कि सड़कों पर कोई भी बेवजह मरेगा नहीं। ये फेवर ब्लॉक, ये रोड जो RCC रोड के दावे करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने RCC रोड बनाए, मुझे फिरोज भाई आप कैमरा लेकर चलिए सड़कों पर और बताइए कौन सा रोड पूरा हुआ है? आधे जगह पे तुमने फेवर ब्लॉक लगा दिए, आधा गटर खुला है, जो ड्रेनेज के नाम पर पूरा खोद के शहर की वाट लगा दी गई है। किस विकास की बात कर रहे हैं आप? बेसिक सवाल है ये। मेडिकल की सुविधा नहीं है। आज अगर कोई लड़का जॉब के लिए थाना जा रहा है तो उसको 4 घंटा तो ट्रैफिक झेलना है, क्या होगा? नहीं तो फिर उसी पे आते हैं। आपकी बात मैं बिल्कुल दुरुस्त है और 100% सही है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि AIMIM को अगर चुन के देती है तो वो किस तरह का विकास करेगी? क्या मतलब, जैसे कि आपने बोला कि आपने वहाँ का हैदराबाद का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे आप लोग किन मुद्दों के ऊपर काम करोगे और किस इश्यूज़ को? देखिए, सबसे पहला तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो रोड के जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो ऐसे लोगों को दिए जाए जो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, ताकि अच्छा काम हो। अच्छी सड़क बनेगी तो शहर अच्छा होगा। और दूसरी सवाल है पानी का मसला, पानी पे काम होगा। तीसरा सबसे अहम मसला ये शहर का है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। वैसे हॉस्पिटलों की ज़रूरत है ना कि नहीं है?
हैदराबाद के अंदर तो हमारा एक ही एमपी है, लेकिन हॉस्पिटल्स आप जाके देखिए, एशिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड उनको मिला है। तीसरा सवाल है यहाँ पर जो पीने का पानी का मसला है, कचरे का मसला है, कचरा साफ नहीं होता। कमिश्नर साहब क्या कह रहे, पहले टैक्स भरो तो कचरा उठेगा, पहले टैक्स भरो तो रोड बनेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, आप मानसरोवर के बंगले में रहते हैं, सरकारी बंगले में, वहाँ पर की सड़क की हालत क्या है साहब? वहाँ तो मानसरोवर में मैं खुद भी रहता हूँ, वहाँ 100% लोग टैक्स भरते। तो वहाँ क्या तुमने एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, वहाँ पे भी यही परिस्थिति है, वहाँ पे भी कचरे का अंबार है। मेरा सवाल है कि इस तरह की जो बात है वो आयुक्त साहब कर ही नहीं सकते। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हैं और वो एक IAS अधिकारी है मेरी जानकारी के हिसाब से। तो इस तरह का जो मामला है, आयुक्त साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने शहर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमोल साहब, आपकी सारी बातें हमने समझी। अब शायद हो सकता है कि जनता को भी समझ में आई होगी, तो हम थोड़ा सा ये चाहेंगे कि जनता से आप आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने सबको मौका दिया है। आपने समाजवादी को 3 बार यहाँ से MLA बना दिया, BJP से बना दिया, शिवसेना से रुपेश म्हात्रे साहब को 2 बार MLA बनाया, आपने कांग्रेस को मौका दिया। मेरा ये सवाल है, मेरी ये विनती है, गुजारिश है कि एक मौका जो है भिवंडी से, दोनों जगह से, ईस्ट और वेस्ट, आप MIM को देकर देखिए। MIM इस शहर का नक्शा बदल कर रखेगी और कॉरपोरेशन में भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर आएंगी, तो ये महानगर पालिका का जो हाल है वो भी बदल जाएगा। मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूँ एक पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते कि हम वो काबिलियत रखते हैं कि इस शहर को बदल सकते हैं। शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में अमोल कामले, जो कि जनरल सेक्रेटरी भिवंडी AIMIM के, और चुनावी क्या कहेंगे, चुनावी रणभूमि जो है सज चुकी है और ये अभी खेल छिड़ चुका है। तो अब ऐसे ही और भी शख्सियत को बुलाते रहेंगे हमारे स्टूडियो में और बात करेंगे भिवंडी इलेक्शन के बारे में। तो मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।